इलास्टिसिटी एक्चुअल में क्या होता है, आज इस चीज के बारे में हम लोग नॉलेज गेन करेंगे। लेकिन उससे पहले कंटेंट की तरफ एक नजर दौड़ा लेते हैं कि कंटेंट एक्चुअली हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या दिए गए हैं। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमने पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ना है। हमने 3 एप्लीकेशंस देखनी है, सप्लाई, डिमांड एंड इलास्टिसिटी। आज के दिन में आपका फर्स्ट कंटेंट क्लियर होगा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उस फर्स्ट कंटेंट में भी थोड़ा सा आपका क्लियर होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग की चीजें आप लोग के ऊपर डिस्क्लोज की जाएंगी। मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो रख रही हूँ ताकि आप लोग के लिए ये न्यू टॉपिक्स हैं, आप लोग को समझने में या इसको गेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों ने बस ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये तो बात होगी हमारे कंटेंट की कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखनी है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखनी है, हमें इलास्टिसिटी की 3 एप्लीकेशंस देखनी है। लेकिन उससे पहले जो सवाल आता है वो ये कि इलास्टिसिटी है क्या। बेटे इलास्टिसिटी एक्चुअली तो कहते हैं किसी भी चीज की, अगर आसान अल्फाज में मैं बताऊं तो किसी भी चीज की लचक को, ठीक है, कि उसमें कितनी लचक है, उसमें कितनी वो चेंजिंग रिस्पॉन्सिवनेस है, ये सारी चीजें इन सारी टर्म्स को कहते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन इलास्टिसिटी का मकसद माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आपके इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट में क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। इलास्टिसिटी को एज अ मैयर लिया जाता है ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद होता है बेटा किसी चीज के बारे में रिएक्ट करना, ठीक है। यहाँ प्राइस गिरी है, वहां आपके आपकी डिमांड ने रिएक्ट किया है। यहाँ पे प्राइस ज्यादा हुई है, वहां पे आपके सप्लायर्स ने रिएक्ट कर दिया है। अगर आप लोग को याद हो तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता था, व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीज। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता था आप लोगों का, कि व्हेन द प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज। इट मीन्स कि जब प्राइस में चेंज होता है तो उसके जरिए किसी ना किसी एक चीज में रिस्पॉन्सिवनेस देखी जाती है। वो जो रिस्पॉन्सिवनेस देखी जाती है वो डिमांड और सप्लाई के अंदर देखी जाती है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो इंसानों के बिहेवियर की रिस्पॉन्सिवनेस को नहीं देखता, कि एक इंसान की अगर इनकम चेंज हुई है तो वो कितना एक्टिव हो गया अपनी डिमांड को लेके, या एक सप्लायर जो है अगर उसके जो टूल्स हैं वो उसको थोड़े मिले हैं तो वो कितना एक्टिव हो गया, उन चीजों को लेके वो लोग ये चीजें नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं अपने इलास्टिसिटी के टॉपिक को लेके, और वो 2 टॉपिक्स हैं डिमांड एंड सप्लाई के। ठीक हो गया। अब ये तो हमें पता लग गया कि इलास्टिसिटी क्या है, इट्स अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि किसी भी चीज को देखकर एक रद्द अमल देना वो इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, आसान लफ्जों में मैंने बता दिया कि रद्द अमल को रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, और यही रद्द अमल आपका जो एक प्रोसेस बनता है किसी चीज की वजह से आता है तो उसको इलास्टिसिटी कह देते हैं। अब फर्दर मैं आगे जाती हूँ इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी डिमांड और सप्लाई में फोकस करती है इकोनॉमिक्स के टॉपिक में। इलास्टिसिटी एक बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको इलास्टिसिटी को सिर्फ डिमांड के साथ देखा जा सकता है और सप्लाई के साथ देखा जा सकता है। अब जैसे शॉप से हमने कोई चीज खरीदनी है, कितनी क्विकली हम खरीद लेते हैं। एक घर है वो सेल हो रहा है, कितनी क्विकली हमने उसकी पेमेंट दे दी है, और कितनी क्विकली हम लोग उस घर की जो प्राइस है अप हुई है या डाउन हुई है, हमने उसको जो रिस्पॉन्स दिया अपनी डिमांड और सप्लाई के थ्रू, वो हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है। फर्दर आगे जाते हैं बेटे इलास्टिसिटी के बारे में कि इलास्टिसिटी एक्चुअली है क्या, हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो बेटे इलास्टिसिटी अ मेजर ऑफ हाउ मच बायर्स एंड सेलर्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन जैसे जैसे चेंज होगी, मार्केट का असल असर किसके ऊपर पड़ेगा, बायर्स के ऊपर या सेलर्स के ऊपर। इसके अलावा किसी के ऊपर मार्केट कंडीशंस का असर पड़ता ही नहीं। मार्केट बनती ही 2 लोगों के मिलने से, एक बायर के मिलने से और सेलर के मिलने से। बायर और सेलर के ऊपर मार्केट कंडीशन का क्या असर होता है, इस चीज को मेजर करता है आपका इलास्टिसिटी का टॉपिक। अब फर्दर आगे देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी अलाउज अस टू एनालाइज सप्लाई एंड डिमांड विद ग्रेटर प्रिसीजन। इस लाइन का मतलब है बेटे कि इलास्टिसिटी के कंसेप्ट से ना हम लोग सप्लाई और डिमांड को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं करेक्शन के साथ। प्रिसीजन से मुराद होता है किसी चीज को कंप्लीटली करेक्ट करना, कंप्लीटली करेक्टली आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है सप्लाई और डिमांड को अंडरस्टैंड करने में, उसको एनालाइज करने में हमारी ज्यादातर हमारी हेल्पफुल होता है। फर्दर अब इलास्टिसिटी की तो पता लग गया कि इलास्टिसिटी है रिस्पॉन्सिवनेस, लेकिन अब ये रिस्पॉन्स कितना आया, थोड़ा आया, कम आया या ज्यादा आया, इसके लिए भी स्केलिंग की जाती है। जैसे आपकी हाइट है ना, आप आज इतने लंबे हो गए हो, कल उतने लंबे हो गए हो, कल उससे ज्यादा लंबे हो गए या छोटे से रह गए हो, जैसे ये मैयर किया जाता है ना, इसी तरीके से आपके रिस्पॉन्स को मैयर किया जाता है। आपने अक्सर बेटे अपनी आम रूटीन में क्वेश्चनियर्स फिल किए होंगे,
उन क्वेश्चंस में अक्सर आपका रिस्पॉन्स जो है उसको मेजर किया जाता है 1 2 3 4 5 से, कि आप इसे एग्री करते हो, नहीं एग्री करते हो या ज्यादा एग्री करते हो। इसी तरीके से इलास्टिसिटी के भी कुछ स्केल्स होते हैं जिससे इलास्टिसिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है। पहला स्केल होता है इलास्टिक। जब आपका ये जो ई यूनिट है ना, अभी आप कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने छोटा सा ई क्यों लिखा है यहाँ पे। ये बेटे ई एक आपका फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूला की जो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ गई है, यानी कि आपका आंसर जो निकला है वो 1 से ज्यादा है, तो आप इलास्टिसिटी के इलास्टिक स्केल के ऊपर खड़े हुए हो। अगर आपका जवाब 1 से कम निकला है तो आप इन इलास्टिक स्केल को फॉलो कर रहे हो। अभी आप लोगों ने परेशानी हो ना, ये आगे मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स और एप्लीकेशन के साथ इसको दिखाना है। अभी सिर्फ एक आप लोग ओवरव्यू इसका ले लो, ठीक है जी। अगर आपकी इलास्टिसिटी बिल्कुल इन्फिनिट हो गई, यानी कि एक यूनिट आपका कांस्टेंट है, दूसरा यूनिट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको इन्फिनिटी की तरफ यानी कि परफेक्ट इलास्टिसिटी की तरफ चले जाते हैं। अगर आपकी इलास्टिसिटी जो है फॉर्मूला के बाद निकालने के बाद एप्लीकेशन के बाद 0 की इक्वल निकल आई है, तो उसको नाम दे दिया जाता है परफेक्ट इनइलास्टिक का। लेकिन अगर आपका जवाब इलास्टिसिटी के फॉर्मूला लगाने के बाद 1 आ गया है, तो उसको नाम दे दिया जाता है यूनिट इलास्टिक का। अब ये इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक, अंदर से इनकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इलास्टिक बेटे क्या होता है, जब एकदम से प्राइस में चेंज आए और आपकी डिमांड और सप्लाई में भी फौरी तौर पे चेंज आ जाए। इसमें ज्यादातर गुड्स होती है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स आती है। सब्स्टिट्यूट से मुराद है आप आपके पास ना ऑप्शंस है। सब्स्टिट्यूट्स का आसान सा जवाब ये है कि आपके पास ऑप्शंस है। अब कोको कोला और पेप्सी दोनों ब्लैक है, दोनों आप लोगों को ऑलमोस्ट एक जैसा मजा देती हैं, चाहे तो कोको कोला पी लो चाहे तो पेप्सी पी लो। इसी तरीके से वो गोरमे की 7 अप है और एक 7 अप हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। उन दोनों में से आप उसका सोडा बना लो या उसका सोडा बना लो। तो अगर कोको कोला की प्राइस कम हो जाएगी तो एकदम से कोको कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पेप्सी की प्राइस कम हो जाएगी तो एकदम से डिमांड पेप्सी के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं इलास्टिक। इस किस्म का इफेक्ट जो होता है डिमांड में आना, यानी कि प्राइस चेंज हुई है, फौरी तौर पे एक एक्सट्रीम लेवल पे डिमांड और सप्लाई में एक बहुत ज्यादा चेंज आया, तो इस चेंज को नाम दे दिया जाता है इलास्टिक का। इन इलास्टिक, अगर प्राइस चेंज हुई है उसके साथ आपकी डिमांड या आपकी सप्लाई में हल्का सा इफेक्ट आया, यानी कि एकदम से आपने नहीं खरीदारी स्टार्ट कर दी है, बहुत लाइटर आपने उसको अपने ऑन अ लाइटर नोट आपने लिया है, तो बेटे वो इलास्टिक है। इसकी मिसाल फ्यूल के साथ लेती हूँ। अब गाड़ियां, चलो गाड़ियां ना सही, बाइक्स तो आप सबके पास होंगी ना। उन बाइक्स में आप लोग पेट्रोल भी डलवाते हो, ठीक है, यानी कि जिसको फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल आपने लाजमन डलवाना है। अब फ्यूल की प्राइसेस अब इन दिनों में क्या हुआ था, लास्ट डेज में कम हो गई थी, 70 तक पहुंच गई थी, अब दोबारा से 120 110 108 रुपए पे पहुंच गई है। क्या आप लोगों ने अपनी बाइक्स में फ्यूल डलवाना छोड़ दिया? ऑफ कोर्स नॉट। यानी कि प्राइसेस बढ़ी है, फ्यूल की प्राइस बढ़ी है, लेकिन आप लोगों ने अपनी डिमांड को नहीं छोड़ा क्योंकि वो आपकी जरूरत है। तो इस किस्म की जो चीजें होती हैं उनकी प्राइस, जैसे फ्यूल हो गया, जैसे हमारा गैस होगी, गैसोलीन होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी, इन सारी चीजों की प्राइस जो इलास्टिसिटी होती है इन सारी चीजों के अंदर वो इन इलास्टिक होती है। आगे चलते हैं परफेक्टली इलास्टिक की तरफ। देयर इज एन इनफिनिट डिमांड सप्लाई फॉर एवरी प्राइस। आपको खाना, हमने बेटे ली फ्यूल की, आपने डेली जाना है, ठीक है, आपको बाइक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आप फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई है ना आजकल में, क्या आपने बाइक चलाना छोड़ दी? क्या आपने कार को चलाना छोड़ दिया? आपने नहीं छोड़ा। हाँ, एक काम हुआ है प्राइस चेंज होने की वजह से, वो जो फ्यूल है वो इन इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हुई है। कहाँ आप 5 लीटर फ्यूल डलवा रहे थे, अब आप 4 लीटर के ऊपर आए हो। लेकिन क्या आप 0 लीटर के ऊपर आए? नो। अगर आप 0 लीटर के ऊपर आ जाते तो आपका फ्यूल इलास्टिक हो जाना था, लेकिन आप 0 के ऊपर नहीं आए हो, आप 5 से 4 के ऊपर चले गए हो या 3 लीटर के ऊपर चले गए हो। तो इस छोटे से चेंज की वजह से, स्लाइड से इफेक्ट की वजह से आपकी जो फ्यूल वाली गुड है वो इन इलास्टिक बन गई है। आगे चलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक में आती है कि जो आपकी नीड होती है उसकी प्राइस कुछ भी हो जाए, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। आप उस चीज को कम नहीं कर सकते हो। आपके घर में गैस आती है ना, गैस के ऊपर आप लोग के चूल्हे जलते हैं। अब अगर आज गैस की प्राइसेस ज्यादा हो जाती है, क्या आप अपनी हंडी बनाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, आपको तो खाना चाहिए। फूड इज योर लाइफ, ठीक है, हमने तो खाना बनाना है। क्या आप रोटी दिन में 3 की बजाय 2 खाना शुरू कर दोगे? नहीं। आप एक ह्यूमन हो, आपकी नीड ही 3 रोटी है, तो आप कैसे छोड़ सकते हो उस रोटी को? तो इसकी प्राइस जहां मर्जी चली जाए, आपकी जो डिमांड है उस चीज के लिए बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इस किस्म की चीज को परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं।
परफेक्टली इन इलास्टिक किस किस्म की चीजों में देखा जाता है? बेटे चेंज ऑफ प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस चाहे ऊपर आ गई है, प्राइस चाहे नीचे आ गई है, आपको वो चीज लेनी ही लेनी है, वो आपकी नेसेसिटी है, मेडिसिन है। अब मेडिसिन की इसमें आम एग्जांपल ली है कि आप लोगों ने प्राइस, एक मेडिसिन है, जैसे अब कोविड-19 चल रहा था, ठीक है। अब कोविड-19 के अंदर जिन मेडिसिन की आपको जरूरत पड़ी है, क्या वो आपने उसका इंतजार किया कि उसकी प्राइस कम होगी तो मैं तब जाके खरीदूंगा? नहीं, वो आप लोगों को जरूरत है, उनकी प्राइसेस ज्यादा हो गई हमारी इकोनॉमी में। ऐसा ही हुआ ना कोविड-19 के अंदर, मास्क मिलना शुरू हो गया, मास्क की प्राइसेस ज्यादा हो गई, या मास्क स्टॉक कर लिए गए हैं, कुछ इस किस्म के हम लोग को इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को नजर आई हैं। उससे क्या हुआ है कि हम लोग को पता लगा कि कोविड-19 के अंदर जो मेडिसिन कोविड की थी वो तमाम की तमाम परफेक्टली इनइलास्टिक बन चुकी है, ठीक है। कोविड-19 के अंदर जितनी मेडिसिन थी वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइसेस जहां मर्जी जाए, वो आपकी जरूरत बन गई, आपको वो खरीदनी ही खरीदनी है। नेक्स्ट बात आती है यूनिट इलास्टिक की। ये एक्चुअली यूनिट इलास्टिक जो है ना, ये रियल सिनेरियोज में पाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी एज अ स्केल इसको ट्रीट कर लिया जाता है। ये कहा जाता है कि जितनी आपकी प्राइस चेंज होगी उतना ही चेंज आपकी डिमांड और सप्लाई में आएगा। अब बेटे एक और चीज मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगी कि हम लोग परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक को साइड पे रख के 2 मिनट के लिए हम लोग इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक की एग्जांपल लेंगे, क्योंकि यूजुअली इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक की चीजें हमें आप आम तौर पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रो, आप लोग का ये जाना माना फूड स्टेशन फैसलाबाद का, ठीक है। ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो का जो जैप बर्गर है उसकी प्राइस जो है 5% बढ़ गई है। अब आपकी डिक्लाइन हाफ गिर जाएगी। अब जैसे मैं हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है, इस तरीके से मेरे अलावा बहुत सारे लोग होंगे जिनको यही वाला स्पेसिफिक जैप बर्गर पसंद होगा। वो लोग क्या करेंगे, कहाँ 5% प्राइस बढ़ गई, यानी कि मुझे जो 200 की चीज मिल रही थी अब वो मुझे 250 की चीज मिल रही है। मैं क्या करूंगी, पहले मैं 2 बर्गर खाती थी, अब मैं 1 बर्गर कर दूंगी। यानी कि मेरी जो डिमांड है वो कहाँ 20% थी, 20% से 10%, यानी कि हाफ प्राइस चेंज में आया, हाफ ही प्राइस मेरी उसमें डिमांड में आ गया। तो ये मेरी जो ओस्ट्रो का बर्गर है वो मेरी बन जाएगी इलास्टिक प्रोडक्ट। इसी तरीके से केएफसी के विंग्स, अगर केएफसी के विंग्स की प्राइस 10% गिरती है और 10% ही उसकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ प्राइस गिरी 10% के हिसाब से, उधर 10% के हिसाब से डिमांड उसकी बढ़ गई। हमें पता है कि प्राइस के गिर जाने से प्राइस जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे प्राइस गिरी, वहां पे डिमांड बढ़ गई इक्वल रेशियो में, तो इसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक। थर्ड है फ्यूल की प्राइसेस। फ्यूल प्राइस राइज बाय 10% एंड द डिमांड डिक्लाइन बाय 5%, दिस प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। कीमत 10% बढ़ गई है लेकिन आपकी डिमांड में सिर्फ हाफ चेंज आया है, कंप्लीट चेंज नहीं आया। यानी कि अगर आप लोग 10% बढ़ती, 10% कम हो जाती, तो ये यूनिट इलास्टिक प्रोडक्ट होती। लेकिन प्राइस 10% बढ़ी है, डिमांड जो है हाफ यानी कि कम हो गई है, डिक्लाइन कर गई है, तो ये इन इलास्टिक प्रोडक्ट आपकी बन गई है। फर्दर अगर मैं इसमें जाऊं तो हमारे ये जो स्केल्स हैं यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ले। ये आप लोग को बेटे इसको चाहे रट ले चाहे जो मर्जी कर ले, ठीक है। ये आप लोग को थोड़ी सी ग्राफिकल इसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि इनको ग्राफ्स में कैसे प्लॉट किया जाता है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला मैं इसके बारे में क्लियर करूंगी, ठीक है जी। इन इलास्टिक जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। परफेक्टली इलास्टिक का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है कि आपकी एक चीज बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, यहाँ पे स्केल पे आपकी ये वाली जो एक्स एक्सिस है वो बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट आपका है परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। उसका कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है। फिफ्थ है आपका यूनिट इलास्टिक, उसका उसका कर्व कुछ इस तरह नजर आता है, ठीक है जी। ये हमारी चीजें होगी। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की टाइप्स के ऊपर। बेटे इलास्टिसिटी की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। अब 4 टाइप्स तो होती है, लेकिन ये डिमांड और सप्लाई से कैसे रिलेट करती है, वो कुछ इस तरीके से रिलेट करती है। डिमांड इलास्टिसिटी जो है उसके अंदर आपकी 3 टाइप्स आती है, टोटल 4 टाइप्स है। डिमांड के अंदर 3 आती है। एक पहली आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सिर्फ नाम बता रही हूँ, आगे इनके बारे में इन डेप्थ बात करती हूँ। फोर्थ आपकी बनती है सप्लाई इलास्टिसिटी, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली बेटे आप लोग की जो 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है, एक ये है, एक इनकम इलास्टिसिटी है, एक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। याद रहे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये 4 टाइप्स है, जिनमें से एक टाइप जो है वो सप्लाई इलास्टिसिटी में आती है, बाकी 3 टाइप्स जो हैं वो डिमांड इलास्टिसिटी में जाएंगी। टोटल 4 टाइप्स है।
एक इधर फॉल करती है और 3 जो है वो डिमांड के अंदर फॉल करती है। ठीक है जी, ये बात होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले डिमांड इलास्टिसिटी की, जो आज का हमारा एक्चुअल टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मेजर्स हाउ मच डिमांड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन इट्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्राइस। प्राइस की वजह से डिमांड में क्या असर आया है वो बताता है। अब जो भी मैंने बात पीछे की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत की वजह से आपकी डिमांड में फर्क आ जाना। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के बढ़ जाने या कम हो जाने की वजह से आपकी डिमांड में फर्क आ जाना। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस की वजह से आपकी मैकडोनल्ड की प्राइस बढ़ गई है, आप बर्गर किंग की तरफ शिफ्ट हो गए हो। बर्गर किंग की प्राइस बढ़ गई है, आप मैकडोनल्ड्स की तरफ शिफ्ट हो गए हो। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज इन सब में से बेटे हम जिस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, आज हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके चलना है, यानी कि 4 टाइप्स के अंदर से आज हम लोगों ने सिर्फ एक टाइप को डिस्कस करना है। ठीक है जी, अब इस टाइप को डिस्कस करने के लिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं बेटे। ठीक है जी, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3 टाइप्स थी इलास्टिसिटी की डिमांड के अंदर। आज हमने प्राइस को डिस्कस करना है। प्राइस की वजह से होने वाला चेंज, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ कस्टमर्स व्हेन द प्राइस चेंज। प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, ये प्राइस इलास्टिसिटी कहलाएगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला कुछ ये, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो डेल्टा का साइन है ना बेटे, ये वाला ट्राइंगल से बनी, इसको डेल्टा बोलते हैं और इसको चेंज के लिए शो किया जाता है। ये फिगर्स आप लोगों को दी हुई होंगी, कैसे दी होंगी अब उसके बारे में मैं बता देती हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले ले जी। खाड़ी ने डिसाइड किया है कि वो जी अपनी क्लोथिंग प्रोडक्ट को गिरा देंगे $100 से लेके $75 तक। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि एक माह में उनकी 10,000 से 20,000 रुपया उनकी मंथली इनकम भी बन जाएगी, इंक्रीज आएगा। अगर वो कहता है कि कैलकुलेट करके आपको दे देता है, आप लोग के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालता, वो कहता है कि अगर 100% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाए और -25% चेंज इन प्राइस आ जाए, तो डिटरमिन करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ना हमें इसकी जरूरत है ना हमें इसकी जरूरत है, हमें जरूरत है इस वाली स्टेटमेंट की, इस वाली स्टेटमेंट की, और पूछा गया है हमें उसकी जरूरत है। ठीक है जी, इससे ज्यादा हमें ऊपर जो भी उन्होंने फिगर्स दिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो जी सोल्यूशन अब स्टार्ट करने लगे हैं, ये और से आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है जी, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने अपना फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी को क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके अंदर उठा के इसकी वैल्यूज लगा दो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ दिया गया था? ये दिया गया था 100%, उसकी जगह 100% लगा दिया। एंड -25% चेंज इन प्राइस, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह पे हमने -25% लगा दिया। नेक्स्ट, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि 100% को डिवाइड कर देना है -25% के साथ। आंसर आ गया जी -4%। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या निकला है फॉर्मूला के साथ? -4%। अगला स्टेप हमारा क्या है? अब करो इसको कंपेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंपेयर करो। अब कंपेयर कहाँ करना है? अब बात आती है उस स्केल की जिस स्केल का मैंने आप लोग को बताया था। आप लोगों ने इस स्केल से अपने आंसर को कंपेयर करना है जी। तो देखें, आंसर आया -4। -4% क्या 1 से ग्रेटर है? नो। -4% क्या 1 से लेस देन है? यस, ये ऑप्शन मुझे लग रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। मैं सिर्फ इसके ऊपर मार्क कर लेती हूँ, लेकिन अगले स्केल्स भी एक दफा देख लिए जाए। क्या हमारा -4 इक्वल्स टू इन्फिनिटी? ऑफ कोर्स नॉट। क्या -4 0 बन गया? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या -4 1 आया? 1 भी आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो ये -4 है। ना ये आंसर हमारा 0 निकला, ना आंसर हमारा 1 निकला, ना आंसर हमारा कोई पॉइंट्स में आके डेसिमल में आके इन्फिनिट निकला। हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 भी निकला, क्योंकि -4 है ना, तो हमारा आंसर क्या निकला है? लेस देन 1। तो इट मीन्स के कंपैरिजन के ऊपर हमें पता लगा कि जो हमारा इलास्टिसिटी जो प्राइस है जनाब, ये जी हमारी इनइलास्टिक है। ठीक है, यानी कि इस वाले स्केल के अंदर ये फॉल कर रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -4 की जगह कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी कि जो -4 एक्चुअल में इस वाले पॉइंट का मतलब तो -4% है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू वो छुपी हुई है पीछे। वो छुपी हुई वैल्यू को सामने लिखने की जरूरत नहीं है, उसको कैलकुलेट कर लिया काफी है। आपने स्केल के जरिए सिर्फ इतना बता देना कि जो आपका आंसर है दिस इज लेस देन 1। अब
आखिरी आपका काम क्या है, आपने आंसर लिखना है कैसे। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर खादी क्लॉथिंग इज इन इलास्टिक। यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया स्टेप नंबर 3 में कि जो आपकी इलास्टिसिटी है इट्स लेस देन 1, और यहाँ पे बता दिया कि लेस देन 1 का मतलब क्या है, वो चीज आप डिमांड की बात की थी। तो एक दफा छोटा सा इसका रिव्यू दे दूं अगर किसी के ज़हन में नहीं ये टॉपिक रहा। तो प्राइस इलास्टिसिटी में हमने क्या कहा था कि अगर डिमांड में चेंज आए ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस की वजह से लोगों का रिएक्शन, कस्टमर्स का रिएक्शन चेंज हो गया, तो उसको कह देते हैं कि दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है जी। इसके लिए हमने ये देखा था कि इसको एक फॉर्मूला के तहत कैलकुलेट किया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला की हम लोगों ने एप्लीकेशन भी अपनी इन लेक्चर में देखी थी कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। यही तरीके का, यही प्रोसीजर हम लोगों ने नेक्स्ट टाइप्स जो इलास्टिसिटीज की टाइप्स है उनके अंदर फॉलो अप करना है। क्या था कि हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, बाद में जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो उसके अंदर पुट की थी, फिर हमने उसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको कंपेयर किया था अपने इस कंपैरिजन स्केल के साथ, ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, या परफेक्टली इन इलास्टिक यूनिट इलास्टिक के टेबल पे या स्केल में फॉल कर रहा है। फिर हमें पता लगा कि ये तो यूनिट इन इलास्टिक है, हम लोगों ने वो मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर दिया था। इंटरप्रेट से मुराद है अपने रिजल्ट को आप लोगों ने वर्ड फॉर्म में बता देना है। अब आगे की बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सेकंड जो है टाइप। हम इलास्टिसिटी का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटे, अगर आपकी डिमांड के अंदर चेंज आता है ड्यू टू इनकम, तो दिस इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक उसकी जरा बुकिश सी एग्जांपल भी देख उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ कस्टमर व्हेन द इनकम चेंजेस। अच्छा, इनकम चेंजेस और डिमांड में कैसे चेंज आता है, तो इसका सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला ये है बेटे कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, आप जो चीजें नहीं खरीद रहे थे अब आपका रुझान उन चीजों की तरफ भी चला गया। तो जैसे जैसे आपकी इनकम में इंक्रीज होगा, यानी कि आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा, उसके साथ साथ आपकी चीजों को लेकर डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसी कोई भी डिमांड जिस जो कि आपकी इनकम के बढ़ जाने की वजह से जिसमें फर्क आए, या आपकी ऐसी डिमांड जो कि इनकम के कम हो जाने की वजह से चेंज हो जाए, वो इनकम इलास्टिसिटी कहलाती है। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ उधर यूनिट्स के नाम थोड़े से तब्दील कर दिए गए हैं। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इनकम को हमने हमेशा अपनी इकोनॉमिक्स में बेटे याद रहे कि वाई के साथ रिप्रेजेंट करना है। मैक्रो लेवल के ऊपर भी ये चीजें इन चीजों के बारे में बात की जाएगी, तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में इनकम के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो वाई का इनकम है। तो इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स चेंज हो चुके हैं। अब आपकी इनकम, यानी कि आपकी इनकम किसी भी सोर्स से आ रही है, उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आता है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। लेट्स से कि जमाल को 7% इंक्रीज मिला है इनकम में, ठीक है, उसकी इनकम 7% बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसने अपनी क्लोथिंग प्रोडक्ट्स के लिए 16% डिमांड बढ़ा दी है। अब इसकी इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे जी, हम लोग फॉर्मूलाज में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। change in income equals to percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in income। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि ये क्लोथिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहा है ना, क्वांटिटी डिमांडेड तो यही हुई, तो ये 16% है, जबकि परसेंटेज चेंज इन इनकम जो है हमारे पास दिया गया है वो बेटे हमें दे दिया गया है 7%। तो अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे कुछ इस तरीके से, 16% डिवाइडेड बाय द 7%। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर कुछ 2.2% आ गया। अपने माइक्स काइंडली स्विच ऑफ कर दीजिए आप लोग, ठीक है, ओके। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ गया 2.2%। अब थर्ड स्टेप है हमारा कंपेयर करने का अपनी इनकम इलास्टिसिटी, इनकम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारे पास निकली है उसको हम इसे कंपैरिजन स्केल के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो 2.2% जो है बेटे देखिए कि इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2.2% ग्रेटर देन 1 है, ऑफ कोर्स लेस देन 1 तो नहीं है, नो, इनफिनिट तो है ही नहीं, ये जीरो तो आंसर आपका आया नहीं, और ना ही आपका आंसर 1 आया, तो आपका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 है। इट मींस कि जो आपका आंसर हो गया वो आपका इलास्टिक है। तो कंपैरिजन स्केल से पता लगा कि आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकली है दैट इज इलास्टिक। अब उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ जमाल फॉर क्लॉथिंग प्रोडक्ट है वो है इलास्टिक।
इंटरप्रेट से याद रहे कि आपने सिर्फ अपने आंसर को वर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है जी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ जमाल, यानी कि जमाल की जो इनकम इलास्टिसिटी है किसके लिए, फॉर द क्लोथिंग प्रोडक्ट इज क्या निकली है, इलास्टिक, यानी कि कंपैरिजन स्केल से हमें पता लगा ये जो यूनिट हमारा निकला है दिस इज बेसिकली व्हाट इलास्टिक यूनिट। तो जमाल की जो क्लोथिंग प्रोडक्ट्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज इलास्टिक। आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको शो करूंगी कि है क्या। इट मेजर्स हाउ मच द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। यहाँ पे दो चीजें लिखी, क्रॉस प्राइस है ना, किसी की वजह से किसी और चीज की डिमांड में चेंज आ जाना। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं इसकी, इसका पहले फॉर्मूला आपको मैं बता दीजिए। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखेंगे बेटा कि इलास्टिसिटी ऑफ टू गुड्स यानी कि एक्स एंड वाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, यानी कि किसी एक चीज की क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी कि किसी और चीज की प्राइस। एक चीज की क्वांटिटी डिमांडेड लेनी है आपने और दूसरी चीज की आपने प्राइस लेनी है। कैसे? लेट्स से कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बर्गर्स हैं, एक बर्गर किंग का है एक मैकडोनल्ड का है। लेट्स से कि बर्गर किंग की प्राइस कम हो जाती है, तो इसकी वजह से मैकडोनल्ड की डिमांड में क्या चेंज आएगा? ऑफ कोर्स बर्गर किंग की प्राइस ज्यादा हुई है, हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, जिस चीज की कीमत बढ़ जाती है उस चीज की डिमांड जो है ज्यादा हो जाती है। यानी कि बर्गर किंग की प्राइस कम होने की वजह से बर्गर किंग में डिमांड ज्यादा आएगी, लेकिन अब जितने लोग थे मैकडोनल्ड्स जाने वाले वो बर्गर किंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ है, यानी कि बर्गर किंग के प्राइस एक्शन की वजह से मैकडोनल्ड्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। यानी कि प्राइस जो है बर्गर किंग की कम हुई, असरअंदाज किसके ऊपर होगी, मैकडोनल्ड्स के ऊपर होगी। ये यूजुअली सब्स्टिट्यूट गुड्स में आता है। लेट्स से कि आपकी वापडा इलेक्ट्रिसिटी दे रही, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ज्यादा हुई, साथ ही लोग किसकी तरफ स्विच करके सोलर पैनल्स की तरफ चले गए, यानी कि वो सोलर एनर्जी से अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी वो सॉरी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक वापडा की जैसी प्राइसेस बढ़ी हैं उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है चेंज हो गई है सोलर पैनल के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राइसेस बर्गर किंग की कम हुई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है मैकडोनल्ड्स की कम हो चुकी है। यानी कि एक की वजह से दूसरे के ऊपर जो असर आता है उसको बेसिकली क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह दिया जाता है। इसकी भी एक एप्लीकेशन कर लेते हैं आप लोगों के सामने बेटे। लेट्स से कि हमजा ने रिपोर्ट किया है इन द मीट मार्केट कि फिश की प्राइस में 2% इंक्रीज आया, जिसकी वजह से यानी कि जो लोग मछलियां पसंद कर रहे थे खाना, मछलियों की प्राइस में एकदम से 2% इंक्रीज आ गया, यानी कि 2% मछलियों की प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब उन्होंने क्या करना है, गोश्त तो उन्होंने खाना ही खाना है, तो उन्होंने क्या किया कि चलो मछली महंगी हो गई है तो हम लोग चिकन की तरफ चले जाते हैं। तो चिकन की यानी कि मछली की प्राइस ज्यादा होने की वजह से चिकन की डिमांड 4% ज्यादा बढ़ गई, यानी कि 50-50% एक किस्म का चेंज आ गया कि 2% अगर फिश की प्राइस बढ़ गई है तो लोगों ने क्या किया, बजाय कि फिश खरीदने के उन्होंने चिकन की तरफ अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लिया। तो जैसे अपनी डिमांड को शिफ्ट किया चिकन की जो डिमांड है वो 4% इंक्रीज हो गई। अब हम लोगों ने इसकी कैलकुलेट करनी है मैथमेटिकली तौर पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन फिश एंड चिकन। फर्स्ट स्टेप अपना फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ टू गुड्स इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड इस टाइम किसकी शो की गई है, चिकन की शो की गई है तो चिकन को ऊपर लिख दिया, और प्राइस किसकी शो की गई है, फिश की प्राइस शो की गई, जिसकी शो की हो उसके ऊपर अब मेंशन करनी है आपने, ठीक है जी। तो इसमें जो हमारे पास चिकन की क्वांटिटी डिमांडेड थी 4% थी, वो हमने मेंशन कर दी। फिश की प्राइस हमें कितनी मतलब कि एड शो की गई है 2%। दोनों को डिवाइड किया तो बेटे हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आया 2%। अब थर्ड स्टेप वही हमारा, कंपेयर करेंगे इसको अपने स्केल के साथ। तो 2% इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 2% जो है ना लेस देन 1 है ना इन्फिनिट है, ना ही वो 0 बन गया ना ही वो 1 बन गया, वो बन गया इलास्टिक यूनिट, यानी कि 2% इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा जो आंसर है वो इलास्टिसिटी ऑफ टू गुड्स इज ग्रेटर देन 1। हमने आंसर इसी सूरत में लिखना है, याद रहे आंसर निकालने के बाद जिस कंपैरिजन स्केल के ऊपर हमने उसको कंपेयर करना है, उस कंपैरिजन स्केल के ऊपर जो स्टैट है हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो क्योंकि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ टू गुड्स है वो ऑलरेडी शो करिए कि ये वाला जो यूनिट है इसका मतलब है 2%, ठीक है, इस यूनिट का मतलब है 2%। तो 2% आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मेंशन कर सकते हो कि जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ टू गुड्स है दैट इज ग्रेटर देन 1। अब लास्ट है क्या है हमारा कि हमने अपने यूनिट्स को इंटरप्रेट करना है।
यानी कि उसको एक्सप्लेन करना है। तो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन फिश एंड चिकन इज इलास्टिक। इतना सा काम है, इतनी सी चीज है जो कि आप लोगों को समझ नहीं है कि फॉर्मूला के तहत अपनी अपनी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन से बताते हैं कि हमारी जो गुड है या हमारी जो चीज है जिसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं, जिसके लिए डिमांड करें, वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, या क्या आ रही है आपके सामने। यहाँ तक हमारी 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कवर अप हो जाती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो फोर्थ टाइप है जिसके बारे में डिस्कस करना है, वो आप लोग की बेटे लिंक करती है सप्लाई के टॉपिक के साथ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? सिंपल वही टॉपिक के सिंपल वही डेफिनेशन है कि इट मेजर्स हाउ मच क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पोंड टू चेंज इन डिटरमिनेंट्स। याद रहे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में एक ही डिटरमिनेंट है जो कि सप्लाई को इफेक्ट करेगा, और वो डिटरमिनेंट है प्राइस। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही ओनली डिस्कस्ड ओवर हियर। प्राइस में चेंज आएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ यानी कि सप्लाई में क्या चेंज बनेगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिस्कस करती है। तो इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम, यूनिट्स सिर्फ चेंज है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी है ना, तो इलास्टिसिटी के साथ प्राइस का यूनिट रहेगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस के साथ वेरी किया जा रहा है, इसीलिए जो आप लोग का डिनोमिनेटर है वो प्राइस बन जाएगा। आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। लेट्स से कि एकदम से ऑस्ट्रो ने एक्सपीरियंस किया है 40% सर्ज इन ज़ैप बर्गर प्राइस ड्यूरिंग कोविड-19। अब कोविड-19 चल रहा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एकदम से अपनी जो है ज़ैप बर्गर की प्राइसेस में 40% इंक्रीज उन्होंने कहा कि हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, एकदम से हम अपने जो एक स्पेसिफिक बर्गर है उसकी प्राइस ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कि जो सिनेरियो चल रहा है इसमें क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड चेंज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उनका रुझान देखा गया है। उस रुझान की वजह से यानी कि डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो इट मीन्स कि सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो उस वजह से सप्लायर्स ने क्या किया, ऑस्ट्रो के सप्लायर्स ने अपनी प्राइसेस को 40% बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उनको ये महसूस हुआ कि प्राइसेस के बढ़ा, क्योंकि सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या था, whenever there is increase in price, the supply of quantity supplied increase, पॉजिटिव रिलेशनशिप था। अगर मार्केट में बढ़ती हुई कीमतें नजर आ रही हैं, उनको लग रहा है कि हाँ अब कीमत बढ़ने वाली है, कीमत बढ़ जाएगी, साथ ही सप्लायर अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। फ्यूल की कीमत में आम सी एग्जांपल लूंगी, फ्यूल की कीमत बढ़ी, साथ ही सारे के सारे पेट्रोल पंप ओपन हो गए, उन्होंने फौरी तौर पे अपना फ्यूल देना शुरू कर दिया, यानी कि सप्लाई स्टार्ट कर दी। इसी तरीके से जैसे ऑस्ट्रो को पता लगा कि मेरे पास एक इकोनॉमी एक वो आ गई है, इस कंडीशन में आ गई है कोविड-19 की वजह से कि प्राइसेस अगर बढ़ भी जाएं तो लोग अपनी डिमांड टस से मस नहीं करेंगे, वो अपनी डिमांड बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने फायदा उठाते हुए अपनी कीमतों को 40% इंक्रीज कर दिया। इसकी वजह से उनको क्या मिला, डिमांड में 25% इंक्रीज नजर आया। ठीक है, 40% इंक्रीज की वजह से उनको क्या हुआ, 40% उनकी 25% सप्लाई बढ़ गई, यानी कि उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हमने जो अपनी प्राइसेस में इंक्रीज लेके आए हैं उसकी वजह से हमें फायदा क्या हुआ कि हमारी सप्लाई दिन ब दिन बढ़ गई है। तो वो जो दिन ब दिन बढ़ गई है, कुछ स्टैट इस तरीके से हासिल हुई उनको कि 25% उनकी सेल बढ़ गई, 40% प्राइस की वजह से 25% सेल उनकी बढ़ गई। अब इस सेल्स के बढ़ जाने की वजह से इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसमें इस चीज को हम देखते हैं। फॉर्मूला वही है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि सप्लाई उनकी कितनी बढ़ी, 25%, वो मेंशन कर दी इन्होंने यहाँ पे, और उनकी प्राइसेस उन्होंने कितनी बढ़ गई, 40% कर दी, डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास कुछ आया 0.6%। नेक्स्ट वही अगेन स्टेप की, इसको हम कंपेयर करेंगे अपने यूनिट्स के साथ। अब देखिए 0.6% जो है, इज इट ग्रेटर देन 1? यहाँ पे आप लोगों को क्या ग्रेटर देन 1 नजर आ रहा है? नो। 0.6 इज लेस देन 1, यस। बाकी यूनिट्स को भी एक दफा आप लोग देख ले, ठीक है, इन्फिनिट तो है ही नहीं, ये जीरो आंसर नहीं है आपका, लेकिन 0.6 है, याद रहे, एग्जैक्ट जीरो आंसर आए तो वो इस यूनिट में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। 1 तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आया। तो आपका आंसर कहाँ फॉल किया है, आपका आंसर एक्चुअली में फॉल कर गया है इनइलास्टिसिटी की तरफ, यानी कि आपका जो आंसर है वो इनइलास्टिक आया है, कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब लास्ट स्टेप जो हमारा वो है इसको इंटरप्रेट करने का।
कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर ऑस्ट्रो प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। दैट्स इट। यहाँ पे आके आप लोग की इलास्टिसिटी की चारों टाइप्स कवर हो जाती है। मैं एक दफा से उन चारों टाइप्स को दोबारा से रिव्यू करना चाहूंगी ताकि जिनको नहीं पता उनको भी आइडिया हो जाए। ठीक है जी, आपकी कुछ ये वाली टाइप्स थी। ठीक है, मैं इस वक्त दोबारा आप लोग के सामने रिव्यू कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, बेटे इलास्टिसिटी की 4 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स जो है वो डिमांड इलास्टिसिटी में आती है, यानी कि कौन कौन सी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो चौथी टाइप है इलास्टिसिटी की, वो फॉल करती है सप्लाई के जुमरे में, यानी कि सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। आप लोगों के साथ कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिमांड इलास्टिसिटी की कितनी टाइप्स है। एक तो ओवरऑल टाइप्स होगी ना, 4 टाइप्स हैं। एक स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है सप्लाई की कितनी टाइप्स हैं इलास्टिसिटी की, तो एक सप्लाई की इलास्टिसिटी की सप्लाई की टाइप है और डिमांड इलास्टिसिटी की 3 टाइप्स हैं। इसके साथ एक दफा दोबारा से आपको मैं रिव्यू कर दूं इसके स्केल्स का, क्योंकि ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। स्केल में सबसे पहला यूनिट था इलास्टिक का, कि अगर आपका फॉर्मूला के तहत आंसर आपका ग्रेटर देन 1 आ गया तो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक कहलाएगी। और ग्राफिकली कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया, तो थोड़ा सा फ्लैट कर्व आपका होता है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि आपका यूनिट इलास्टिक आया, उसका ग्राफ बना के दिखाया, तो आप लोगों ने अपने ग्राफ को कुछ इस तरीके से बनाना है, यानी कि थोड़ा सा फ्लैट बनाना है आप लोगों ने। यूनिट आपके हाइपोथेटिकल होते हैं, लेकिन आपका ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए। तो रियल लाइफ में आपको जहां जहां फ्लैट ग्राफ नजर आएगा, इट मींस कि वो प्रोडक्ट शो करिए कि भाई मैं इलास्टिक हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपको ग्राफ थोड़ा सा जरा इस तरीके से, यानी कि जरा वर्टिकल टाइप में होता हुआ, यानी कि एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं है लेकिन थोड़ा सा इससे हटके वर्टिकल है, तो वो इनइलास्टिसिटी को शो कर रहा है। अगर परफेक्ट इलास्टिक को देखना हो तो एग्जैक्टली आपका हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा। अगर हॉरिजॉन्टल ग्राफ आपका जा रहा है तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये तो परफेक्टली इलास्टिक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप लोग का ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट वर्टिकल है तो ये परफेक्टली इनइलास्टिसिटी को शो कर रहा है। लेकिन अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यानी कि ना तो फ्लैट है ना ही थोड़ा सा वर्टिकल है। अब ये वाला ग्राफ आप देखिए, मैं आप लोग को एक दफा यहाँ पे एनोटेट करके बता दूं कि ये वाला ग्राफ देखिए आप, और इन ग्राफ्स को आप लोग कंपैरिजन करें। ये फ्लैट है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा वर्टिकल है, जबकि ये एकदम नॉर्मल है, यानी कि कुछ इक्वालिटी को शो कर रहा है। यानी कि इसका अगर नॉर्मल ग्राफ आएगा तो इसका मतलब है कि यूनिट इलास्टिसिटी की तरफ आप चल रहे हैं। लेकिन अगर हल्का सा फ्लैट है तो ये इलास्टिक है, हल्का सा वर्टिकल है तो ये इनइलास्टिक है। लेकिन अगर बिल्कुल ही नॉर्मल ग्राफ है जो कि आपकी डेफिनेशंस को फॉलो करता है, तो इट मींस कि आप यूनिट इलास्टिक हो चुके हैं। ठीक है जी, ये तो थोड़ी सी थी रिव्यू जो कि मैंने आप लोगों को करवाने थे। इसके बाद अब चलते हैं 3 एप्लीकेशंस की तरफ, यानी कि हम लोगों का हमारे कंटेंट्स का थर्ड टॉपिक। ओके जी, अब ये 3 एप्लीकेशंस कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि रियल लाइफ में देखी गई हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एक एप्लीकेशन की। उन्होंने कहा है कि कैन गुड न्यूज फॉर फार्मिंग बी बैड न्यूज फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए एक गुड न्यूज दी गई है, लेकिन क्या उनकी फार्मिंग के लिए वो बैड न्यूज बन सकती है? कैसे? इशू ये है कि व्हाट हैपेंस टू wheat farmers and the market of wheat when the university agronomists discover a new what hybrid that is more productive than the existing varieties। जो एग्रोनॉमिस्ट है, यानी कि न्यू ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने फार्मर्स के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। उस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया है कि सप्लाई, जो फार्मर्स है उनकी सप्लाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अब सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा जी, इन दिस केस द डिस्कवरी ऑफ न्यू हाइब्रिड अफेक्ट्स द सप्लाई कर्व। यानी कि जब उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, न्यू टेक्नोलॉजी का असर एक कस्टमर की सेहत पर नहीं होगा। कस्टमर को जो आटा मिल रहा था उसको वही आटा मिलेगा, जो उसको आटा लोगों के हाथ से पिसा हुआ मिल रहा था वो उसको मशीन के तहत मिलेगा। तो उसको उससे ऐसा फर्क नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसने खानी रोटी ही है। इसका जो असर जाएगा वो जाएगा सप्लायर के ऊपर, क्योंकि सप्लायर कहाँ लोगों से काम लेता था, कहाँ अब वो हाइब्रिड मशीनरी से काम लेना शुरू कर दिया उसने। तो क्या हुआ कि सप्लाई कर्व, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 4 मजदूर थे, 4 फार्मर थे, 4 किसान थे, वो क्या कर रहे थे, आप लोग की गंदम जो है 2% दे रहे थे। लेकिन जैसे मशीनें आई, मशीनों की वजह से आपकी सप्लाई जो है गंदम की वो ज्यादा हो गई। ठीक हो गया, आपकी मशीनों ने आप लोग की सप्लाई बढ़ा दी, तो एक मीडियम प्राइस क्या होगी, आप लोग की डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अभी मैंने जो बोला आप लोग को इसकी समझ नहीं आएगी, मैं आप लोग की इसकी समझ आप लोग को ग्राफ्स के जरिए बताऊंगी। ये देखिए,
सबसे पहले जो था आप लोग का सिंपल सप्लाई कर्व, यानी कि एक फार्मर की मार्केट का जो सप्लाई कर्व था वो कुछ यहाँ था, ये इस पॉइंट के ऊपर। जैसी टेक्नोलॉजी आई यानी कि सप्लाई बढ़ गई, और कोई भी चीज अगर बढ़ जाए तो आपका कर्व किस तरफ शिफ्ट करता है, राइट की तरफ शिफ्ट करता है। किसी भी चीज के बढ़ जाने की वजह से आपका कर्व चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो फार्मर्स की बात हो रही थी, यानी कि फार्मिंग की बात हो रही, तो इट मींस के डिमांड को तो कोई असर वसर नहीं आया, असल असर हुआ है सप्लायर्स के ऊपर। तो सप्लायर्स का जो कर्व है इंक्रीज आने की वजह से राइट की तरफ शिफ्ट कर गया। अब ये राइट की तरफ शिफ्ट करने की वजह से हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। उस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट की वजह से हमें क्या पता लगा कि डिमांड तो 100 यूनिट से 110 यूनिट्स की तरफ आ गई, यानी कि आपकी जो डिमांड थी 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जी, जो आपकी डिमांड थी 100 यूनिट से 110 यूनिट की तरफ चली गई, लेकिन इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ने आपकी प्राइस जो मेंशन की है वो 3 से 2 की तरफ आ गई, यानी कि नए इक्विलिब्रियम की वजह से, नए पॉइंट की वजह से इकोनॉमिकली जब आपने उसको एनालाइज किया तो आपको पता लगा कि सप्लाई तो बढ़ी है, लेकिन सप्लाई के बढ़ने के साथ साथ प्राइसेस कम हो गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, आपका लॉ ऑफ डिमांड बढ़ गया, लॉ ऑफ डिमांड बन गया कि जैसे ही डिमांड बढ़ी है साथ ही प्राइसेस आपके 3 यूनिट से 2 यूनिट की तरफ आ गए। तो बेसिकली इसमें नुकसान किसको हुआ, उनको नहीं हुआ जो लोग खरीद रहे थे, नुकसान असल हुआ है फार्मर्स को। तो ये बेसिकली इलास्टिसिटी थी आपकी कि एकदम से हाइब्रिड यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से आप लोगों की प्रोडक्ट में जो चेंज आया, चेंज ऑब्जर्व किया, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। इनके आप लोग के फार्मर्स ने एक इलास्टिसिटी, ये जो बेटा ये जो कंसेप्ट है ना, जो चेंज आना, इस चेंज को बोलते हैं इलास्टिसिटी। यानी कि आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि एक तो होती है शिफ्ट्स, एक होती है इलास्टिसिटी। ये शिफ्ट्स तो आ गई, वो पता लग गया, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे 3 रुपए के ऊपर बेचा जा रहा था, $3 के ऊपर एकदम से चेंज आया। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे, यूनिवर्सिटी एग्रोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक हाइब्रिड मशीन बनाई। अब हाइब्रिड जो मशीन बनाई है उसकी वजह से क्या होगा, अब आप हो ना, आप एक फार्मर हो, पहले आप मजदूरों के जरिए, अपनी फार्मर्स के जरिए, किसानों के जरिए अपनी प्रोडक्ट ले रहे थे, ठीक है, मतलब वो जो भी चीजें करते थे, फ्लो करते थे, सारी आपकी प्रोडक्ट उनके जरिए आती थी। लेकिन जैसे ही आपने एक मशीन डिस्कवर की है, हाइब्रिड मशीन, यानी कि जो दोनों काम करती है, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है, इनके जो आपकी प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। कहाँ किसान आपको सिर्फ 2 वीट की प्रोडक्ट्स दे रहे थे, अब वो मशीन की मदद से आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो गए। इट मींस आपकी सप्लाई बढ़ गई, हमने आपके सप्लाई कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक हो गया। जब भी आपकी कोई चीज प्रोडक्ट बढ़ेगी उसकी वजह से आपका कर्व राइट की तरफ को शिफ्ट होगा, ये राइट की तरफ को शिफ्ट हो गया। अब इस राइट की तरफ शिफ्ट होने की वजह से हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। जाहिर सी बात है जैसे ये शिफ्ट हुआ इसने यहाँ पे जाके डिमांड को इंटरसेक्ट कर दिया। इस इंटरसेक्शन की वजह से हमें पता लगा कि डिमांड जो है 100 यूनिट से आगे को निकली, यानी कि यहाँ तक जो थी डिमांड वो सिर्फ 100 थी, और यहाँ पे आते साथ ही डिमांड बढ़ गई। अब जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लायर्स को अपनी जो कीमत वो जो चाह रहे होते हैं कि उस कीमत पे बेचे, लेकिन वो बेच नहीं सकते अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनके हक में नहीं है। क्रॉस प्राइस में तो ये हुआ था ना कि इलास्टिसिटी, जैसे इलास्टिसिटी सप्लाई में दिखाया, उनके हक में सिनेरियोस दिखाया था, लेकिन इस टाइम उनके हक में ये चीजें नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि अगर वो फार्मर कुछ ऐसा है कि भाई उसकी मोनोपोली है तो वो अपनी मर्जी से प्राइसेस सेट कर सकता है। ये फार्मर जो था वो मोनोपोलिस्ट नहीं था, इस फार्मर को डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना था। सप्लाई तो उसने अपनी बढ़ा ली, लेकिन जब उसने ये देखा कि डिमांड बढ़ गई है तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस भी इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आ गई। ये जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे बेटा प्राइस भी जो है वो डाउन हो गई, ठीक है, और प्राइस डाउन हो गई तो उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। यानी कि हाइब्रिड की वजह से नुकसान असल किसको हुआ, जो कस्टमर्स थे उनको तो फायदा हो गया कि उनकी प्राइसेस कम हो गई, उनको तो मजा आ गया, ठीक है, लेकिन असल नुकसान हुआ फार्मर्स को, क्योंकि प्राइसेस कम में जब चीजें बिकना शुरू हो जाए तो कहाँ से कॉस्ट कवर करेंगे, कॉस्ट कवर नहीं होगी तो फार्मर्स को उनकी मजदूरी कौन देगा, उनकी वेजेस कौन देगा। इसकी वजह से इस एग्जाम्पल में देखा गया कि जो हल्का सा चेंज है, चेंज यानी जो इलास्टिसिटी देखी गई है उसकी वजह से उस इलास्टिसिटी ने फार्मर्स को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ इसमें इस चीज के बारे में डिस्कस किया है। जी किसी का कोई और क्वेश्चन तो फिर मैं आप लोग को लिंक दूसरी भेज दूंगी, ठीक है जी। एनीबडी एल्स? मैम जी
मैम अगर जो फार्मर है उसे उसकी यानी कि वो जितनी उसके ऊपर लगा रहा है, कॉस्ट लगा रहा है, अगर उसके मुताबिक उसे नहीं मिलता, यानी कि वो उसके मुताबिक नहीं सेल चीज कर पाता, तो ये फिर यानी कि लॉस तो उसका ही है ना। वो जो तो प्राइस गवर्नमेंट ने सेलेक्ट करनी है उसने तो फिर उसके एग्जैक्टली मुताबिक ही सेल करनी है। एग्जैक्टली उसके मुताबिक सेल करनी है, तो लॉस असल किसका हुआ? यानी कि वो जो यूनिवर्सिटीज वालों ने काम किया है जी, एक हाइब्रिड मशीन बना दी है, उसका फायदा ना फार्मर्स को हुआ और ना ही किसी और के ऊपर फायदा उसका नजर आया। तो अल्टीमेटली नुकसान जो है वो फार्मर्स का हो गया। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी क्लास को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं वहीं से। हाँ जी, हमने एप्लीकेशन नंबर 1 देखी थी फार्मर्स के अबाउट। इसी तरीके से अब एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि डिमांड कर्व जब हमारी या सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होते हैं तो उससे हमें जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है वो कौन सा होता है, क्या उसको किस तरीके से देखा जाता है। अब सेकंड एप्लीकेशन है बेटे, इट्स अबाउट ओपेक। ओपेक क्या है बेटे? ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। आप लोगों के लिए शायद आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हो और कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में ना जानते हो। ओपेक को बेसिकली जो ओपेक है वो 1960 में क्रिएट की गई थी, 14 अक्टूबर को एक बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत। ठीक है, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर ओपेक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई थी बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया था, ये तमाम वो कंट्रीज हैं जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन्होंने मिलकर कहा कि हम लोग तमाम लोग एक ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे ओपेक, इनके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और हम लोग मिलके प्राइसेस को डिसाइड करेंगे, डिसाइड करने के बाद बाकी कंट्रीज में अपना पेट्रोल एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि आज तक हमें जहाँ से पेट्रोलियम की मसनूआत या पेट्रोलियम हमें जहाँ से मिल रहा है, जहाँ से हम लोग इम्पोर्ट करवाते हैं, बेसिकली ये बेसिक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जिन्होंने मिलके एक ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। ठीक है जी। ओपेक का अगर मैं कुछ लोगो आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से, यानी कि ओपेक लिखा होता है और माइक म्यूट कर देंगे प्लीज। ठीक हो गया। कुछ इस तरीके से उसका लोगो होता है, यानी कि व्हाइट कलर का होता है, ब्लू बैकग्राउंड होता है उसका। ये आप लोग को याद रहे, जहां भी आप लोग इस किस्म का ओपेक देखेंगे ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ओपेक है। तो बात करते हैं कि ओपेक को क्यों इलास्टिसिटी के अंदर लेके आया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी एक टाइमलाइन थी 1970 से लेके 2000 तक, यानी कि 1970 जब ये, यानी कि 1960 में इन्होंने बनाया, 1970 में एक्चुअली इन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था कि अपनी पॉलिसीज को हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे। बेसिकली ये थे पेट्रोलियम के एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनके हाथ में थी दुनिया की वो वाली मसनूआत जिसके जरिए ये लोग लोगों को कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, इकोनॉमी को, बेसिकली लोगों को नहीं, इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते थे। इन्होंने क्या किया, 1960 में काम करने के बाद जैसे ही 1970 चढ़ा है, इन्होंने उठा के अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि ऑयल की जो सप्लाई है, पहले ये कह दिया कि हम सारे ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, बाद में इन्होंने ऑयल की सप्लाई को रिड्यूस कर दिया। उसके पीछे इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कि हमने प्राइसेस बढ़ानी है। इन्होंने जो भी उस टाइम उसकी ऑयल की प्राइस रखी थी ना, लेट्स से इन्होंने 100 रुपए का एक रखा हुआ था, इन्होंने एक इनका पूरा का पूरा गैलन था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 50% प्राइसेस में इंक्रीज कर दिया। उस इंक्रीज की वजह से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब हमें इनसे ऑयल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पेट्रोलियम तो चाहिए, ऑयल चाहिए। उन्होंने क्या किया, इस 50% इंक्रीज को 1973 से 74 से लेकर 79 तक इन्होंने फिर से बरकरार करना चाहा। अब 50% इंक्रीज में इनकी इतनी सारी माशाल्लाह इनकम बन गई कि ये लोग अमीर से अमीर तरीन कंट्रीज बनते गए। इनके ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इसके अंदर बाकी कंट्रीज भी शामिल हो गए। तो वो ये दुबई से लेके, मतलब इन्होंने तो अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी। उस 14% इंक्रीज से क्या हुआ कि इनको और लालच आया। इन्होंने कहा कि थोड़ा सा और इलास्टिक करो, यानी कि ये इलास्टिसिटी की तरफ मूव करना शुरू हो गया। इन्होंने क्या किया, 1979 से 81 के दरमियान में इन्होंने 30% और इंक्रीज कर दिया प्राइसेस में। उनको और लालच आ गया कि भाई और अमीर होते हैं। ठीक है, ऑयल, क्योंकि ऑयल के सारे सप्लायर्स तो यही थे, सारे के सारे जखीरे इनके पास थे। अच्छा, उस 34 इंक्रीज के बाद इनको लगा कि जी ये क्या हुआ, हमारी प्राइसेस में 10% डिक्रीज आना शुरू हो गया। एकदम से 1990 में क्या हुआ, 10% डिक्रीज आ गया। गौर से सुनिएगा मुझे, एकदम से, मतलब जिन्होंने 1970 से लेके 1982 तक लोगों को इतना परेशान किया, कभी अपनी प्राइस में 50% इजाफा करके, फिर 50 के ऊपर 14% मजीद इजाफा करके, फिर 34% और मजीद इजाफा करके, एकदम से ऐसी क्या वजह बनी कि 10% ऑयल की प्राइसेस गिर गई। बेटा उसकी वजह बन गई कि लोग जो थे
अक्लमंद हो गए थे। लोगों ने क्या किया, ऑयल एफिशिएंट चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। आपके पास आज दो गाड़ियां होंगी, ठीक है, एक होगी मेहरान, एक होगी आपकी कोई बड़ी गाड़ी, कोई सिटी सिविक होगी आपके पास। अब आप खुद बताइए, आपकी रियल लाइफ से रिलेट करता है कि आपकी मेहरान कितना पेट्रोल कंज्यूम करती है और आपकी सिटी या आपकी सिविक कितना पेट्रोल कंज्यूम करती है। ऑफ कोर्स जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना बड़ा उसकी पेट्रोल की कंजम्पशन होगी। ऑन अदर हैंड जितनी छोटी गाड़ी होगी वो आपको ज्यादा फायदेमंद देगी। अब लोगों ने क्या किया, जो सिटी सिविक चलाने वाले थे उन्होंने कहा कि हमने ट्रांसपोर्ट ही चाहिए ना, हमने सिर्फ मूव ही करना है एक दूसरी जगह पे, बजाय ये कि हम लोग ये इन चीजों को यूज करें, हम ऑयल एफिशिएंट मशीनरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फैक्ट्रीज में क्या हुआ, जहाँ पे ऐसी मशीनरी थी जो कि इतना ज्यादा ऑयल कंज्यूम करती थी, उन्होंने ऐसी मशीनरी की दरियाफ्त कर ली, ऐसी गाड़ियों की, क्योंकि मशीनरी में जरूरत पड़ती है ऑयल की और आपकी ट्रांसपोर्टेशन में जरूरत पड़ती है। ये दो ही चीजें ना जिनके लिए ऑयल बहुत ज्यादा, क्रूड ऑयल आप लोग को बहुत ज्यादा चाहिए होता है। उन्होंने क्या किया, वो एफिशिएंट हो गए। उन्होंने नॉलेज टेक्नोलॉजी को आपस में मिला के ऑयल एफिशिएंट मशीनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन बनाना शुरू कर दी। वो वजह एक्चुअली बनी 1990 में, जिसने 10% प्राइसेस को कम कर दिया। और यही धचका उनको 2000 तक भी लगा कि 2000 में फाइनली जहां से उन्होंने स्टार्ट लिया था 1970 से, दोबारा से सेम प्राइस उन्होंने 2000 से वो स्टेबल करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या देखा, कुछ इस तरीके से कि जब ऑयल मार्केट शॉर्ट रन में थी, यानी कि बेसिकली ये जो पीरियड मैंने आप लोगों को एक पीछे टाइमलाइन बताई है, वो असल में ये शॉर्ट रन पीरियड है, यानी कि 1973 से लेके 1990 तक, यानी कि 20 साल मैक्सिमम इसमें कवर अप हो रहे थे, कि महज एक छोटा सा टाइम पीरियड है। शॉर्ट टाइम पीरियड में उनकी क्या रही थी, उनकी सप्लाई जो थी काफी इनइलास्टिक रही। अब ये कर्व देखें आप लोग ना, यहाँ पे डिमांड का कर्व, डिमांड का फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा वर्टिकल है। सप्लाई में क्या हुआ, उनकी शॉर्ट रन के अंदर उन्होंने सप्लाई पीछे कर ली थी। याद रहे मैंने अपनी पिछली स्लाइड में क्या कहा है कि उनकी जो सप्लाई यहाँ पर थी ना, उन्होंने क्या कहा, अब ये गौर करिएगा, यहाँ पे आप लोगों को एक मैजिक देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक्स कैसे हमारी हेल्प करती है। ये मेन पॉइंट था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सारे ज़खायर तो हमारे पास है, हम क्यों ना अपनी सप्लाई शॉर्ट कर दें, यानी कि सप्लाई शॉर्ट करेंगे, लोग चीखेंगे, लोग कहेंगे हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए। जब उनको पता लगेगा कि हमारी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ चुकी है, हम लोग ज्यादा कीमत के ऊपर अपनी सप्लाई वापस लाना स्टार्ट कर देंगे। पहला पॉइंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सप्लाई कम कर दी। अब सप्लाई कम करने के पीछे राज क्या था, जैसे ही उन्होंने सप्लाई कम की, उनको एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से क्या हुआ, उनको अपनी प्राइसेस P1 से P2 की तरफ यानी कि बढ़ती हुई नजर आई। यानी कि कहाँ प्राइस यहाँ थी, कहाँ एक प्राइस में एकदम से इंक्रीज आया, सप्लाई को पीछे करने की वजह से, इनके सप्लाई को शॉर्टेज लाने की वजह से, सप्लाई शॉक देने की वजह से उनकी प्राइसेस में इजाफा हो गया। अब जो लोग थे वो इतनी डिमांड तो कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इतनी डिमांड भी करना शुरू कर दी। ठीक है, इट मींस कि उनकी डिमांड जो है जीरो तक तो नहीं गई, लेकिन डिमांड में थोड़ा सा इलास्टिक चेंज आया, यानी कि इन इलास्टिक, हल्का चेंज। बेटे अगर आया ना, जान के आप लोग इन इलास्टिक है, ये आप लोग के माइनर चेंजेस को शो करता है। ठीक है, इलास्टिसिटी तो दिखी यहाँ पे, लेकिन ये जो कर्व है इलास्टिसिटी का कर्व, ये थोड़ा सा इन इलास्टिक दिखना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों ने क्या किया, चेंज इस किस्म का शो किया जिसमें आप लोग का कर्व थोड़ा सा वर्टिकल शेप में रहा। मगर जब उन्होंने लॉन्ग टर्म में जाने की कोशिश की, यानी कि 1990 की तरफ जाना शुरू किया, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने फिर से अपनी सप्लाई को शॉर्ट करना शुरू किया। उनकी सप्लाई यहाँ पे देखें, P1 से लेके P2 तक, इन इलास्टिक सिचुएशन में, यानी कि इन इलास्टिक सिचुएशन में प्राइसेस में काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया। लेकिन जैसे ही वो कर्व थोड़ा सा इलास्टिक, यानी कि ऐसे हल्का सा फ्लैट होना शुरू हुआ, डिमांड कर्व की बात कर रही हूँ, ये शॉर्टेजेस के दौर में, यानी कि जब सप्लाई पीछे खींच ली गई थी, यहाँ पे भी पीछे खींच ली गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त बढ़ा, तो उनका जब कर्व इलास्टिक होना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, प्राइसेस में माइनर चेंज आना स्टार्ट हो गया। यानी कि ये 1970 से लेके 1990 की दिहाई थी, और ये 1970 से लेके यानी कि 1990 के बाद की 2000 तक की दिहाई थी, जबकि लोग यहाँ पे ऑयल एफिशिएंट मशीनरीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो हमें पता लगा कि एकदम से अगर चेंज आए तो हमारी जो है सप्लाई कर्व जो है वो जो डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक रहता है, लेकिन अगर एकदम से दोबारा से इनके प्राइसेस स्टेबल पॉइंट पे आ जाए प्राइसेस, तो उसको हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो इलास्टिक कर्व बनना शुरू कर देता है। ये बेसिकली इलास्टिसिटी की एक एग्जांपल थी, एक कवरेज थी जो कि हमारी रियल लाइफ में देखी जा सकती है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग अपनी थर्ड मिसाल की तरफ चलेंगे, थर्ड एग्जांपल की तरफ, कि इलास्टिसिटी को और कहाँ-कहाँ देखा गया। ये मेन एग्जांपल्स हैं। एक थर्ड एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि डज द ड्रग इंटरडिक्शन इंक्रीज और डिक्रीज ड्रग रिलेटेड क्राइम। इंटरडिक्शन से क्या हो रहा है, जब आपकी गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाए जिसके जरिए आप पब्लिक को
कंट्रोल कर लो तो उसको कहते हैं इंटरडिक्शन। अब ड्रग इंटरडिक्शन क्या आप लोग के ड्रग रिलेटेड यानी कि ड्रग से जो रिलेटेड क्राइम है, अंडरग्राउंड क्राइम्स है, उनको खत्म भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? इसको भी आप इलास्टिसिटी के कंसेप्ट में आप चेक कर सकते हो। देखिए, व्हेन द गवर्नमेंट स्टॉप सम ड्रग्स फ्रॉम एंटरिंग टू द कंट्री एंड अरेस्ट सम स्मगलर्स, it raises the cost of selling drugs and therefore reduces the quantity of drugs supplied at any given price। गवर्नमेंट के पास इशू क्या है, मतलब गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट कहती है अगर हम लोग कंट्री में आने वाली ड्रग्स के ऊपर पाबंदी लगा दें कि हमने ड्रग्स एक्सेप्ट करनी नहीं है, यानी कि जो भी जिस किस्म की, चाहे मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाली, चाहे जिस किस्म की भी ड्रग्स है, उसको ना अंदर अपने कंट्री के आने दें, एक इंट्रोडक्शन यानी कि एक अपनी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट उसके ऊपर कर लें, या हम कुछ स्मगलर्स को अरेस्ट कर दें जो कि करते हैं, उससे क्या होगा कि जो लोग ऑलरेडी जिनके पास ड्रग्स मौजूद हैं, जो अभी भी सप्लाई कर रहे हैं लोगों को, वो क्या करेंगे, अपनी ड्रग्स की कीमत बढ़ा देंगे। उनको पता है कि भाई मैं तो ड्रग को बेच रहा था अंडरग्राउंड करके, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि ये जो स्मगलर्स होते हैं ना बेटा, ये जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी में काम करने वाले लोग होते हैं, इनकी सबसे ज्यादा नजर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तरफ होती है। ये क्या देखते हैं, इन्होंने कहा कि अच्छा गवर्नमेंट अब एक्शन में आ गई है, स्मगलर्स को भी पकड़ लिया गया है और ड्रग्स और भी नहीं आ सकती, या इट मींस कि सप्लाई उनके पास कम हो गई है। उन्होंने क्या करना है, अपनी ड्रग को महंगा बेचना स्टार्ट कर देंगे। गवर्नमेंट को पता है इस बात का। अब जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट पूरा ना खास कर किसी ऐसी चीज में, ऐसी चीजों में लग गया है, उसको ऐसी हैबिट्स में डेवलप हो गई हुई है, ड्रग्स की एडिक्शन की तरफ जा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कैसे करेगी? अब गवर्नमेंट को पता है कि ड्रग्स में इन्वॉल्व होने वाली एजेस कौन सी होती है, स्पेशली आपकी उम्र है, जिस उम्र के दौर में आप लोग मौजूद हैं, ये वो वाली एज होती है जिसके अंदर ड्रग एडिक्शन लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब आप लोग डिपेंडेंट लोग इस टाइम, आप लोग अपने पेरेंट्स के पैसे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। बहुत ही कम आप लोग में से होंगे जो कि इंडिपेंडेंट बॉयज होंगे, लेकिन आपकी इंडिपेंडेंसी भी जो है वो आप लोग की सर्टेन जगहों पे आपके खर्चे डिवाइड हुए हुए हैं। आप लोग के पास इतना पैसा नहीं कि आप लोग ड्रग के ऊपर लगा सको। बिल फर्स्ट आप लोग अपने पैसे में से बचा के, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हैबिट बन चुकी है, वो ड्रग में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे कीमत बढ़ेगी अब आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग को डिपेंडेंट टीनेजर्स होते हैं, डिपेंडेंट लोग। अब जैसे उनको पता लगा कि भाई ड्रग्स तो महंगी होगी, मैं कहाँ से लूंगा इसको, तो वो क्या करेंगे, ड्रग को छोड़ने की तरफ जाना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट को पता है कि अगर चीज महंगी कर दें तो ये जो टीनेजर्स हैं इनके पास पैसों का कोई जरिया नहीं है, ये खत्म कर देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट को ये भी पता है कि अगर इन्होंने ज्यादा महंगी की, तो या फिर इस तरीके से ये रहा कि कम महंगी की, यानी कम महंगी और एक ज्यादा महंगी होता है, अगर कम महंगी की तो ये लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से हो सकता है कोई क्राइम करना ना शुरू कर, चोरियां ना करना शुरू कर दे, किसी और ज्यादा बड़ी संगीन किस्म की हैबिट्स में ये लोग इन्वॉल्व ना हो जाए। वो क्या करते हैं, फिर इस सूरत में गवर्नमेंट ज्यादा महंगी कर देती है ड्रग, ताकि ना ही वो अप्रोच कर सके और ना ही वो उस हैबिट की तरफ जा सके। अल्टीमेटली ड्रग एडिक्ट क्या करेगा कि वो उस हैबिट को छोड़ देगा कि भाई ये मुझे तो अवेलेबल होनी नहीं है, तो बेहतर है मैं बेहतरी की तरफ मूव करना शुरू कर दूं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बेसिकली ड्रग रिलेटेड क्राइम्स को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर इसमें एक और बात देखी जाए जो अभी मैंने डिस्कस की, कि द डिमांड फॉर ड्रग्स, the amount buyers effort at any cost given price is not changed। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। सप्लाई, अब मैंने बताया ना, इंट्रोडक्शन आई, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बीच में लेके आ गई, जो कि लोग सप्लाई कर रहे थे ड्रग को। अब ड्रग को सप्लायर्स जो हैं उनको मजीद ड्रग नहीं मिलेगी सप्लाई करने को, तो वो क्या करेंगे, उनका जो सप्लाई कर्व है वो किस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी। सप्लाई में कमी आ गई, यानी कि उन्होंने जो आगे लोगों को देना था गवर्नमेंट की वजह से उनकी सप्लाई में कमी आ गई, उनका जो ड्रग का सप्लाई कर्व था वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, इनके लेफ्ट की तरफ। बताया था ना, अगर इंक्रीज आए तो राइट की तरफ, डिक्रीज आए तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। अच्छा जी, इससे मिलने वाली जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है और ड्रग्स वो इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी जो है वो फॉल कर जाएगी। अभी मैं आपको इसका बताऊंगी भी कि ये ग्राफिकली कैसा नजर आता है। ठीक है जी। बट व्हाट अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्रग रिलेटेड क्राइम्स? ये तो पता लग गया कि भाई महंगी होगी, अब किसी की अप्रोच में नहीं है, कमी आ जाएगी। ठीक है, ड्रग्स की सेलिंग में कमी आ जाएगी, लेकिन ड्रग रिलेटेड क्राइम्स का क्या बनेगा? तो बेटा, इफ द डिमांड इज inelastic, addicts who already have to steal to support their habit would have an even greater need of quick cash. Thus, the drug addiction could increase drug-related crimes. जितनी ड्रग इंटरडिक्शन बढ़ती जाएगी ना, यानी कि अब अगर उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि भाई हम लोगों ने ड्रग इंटरडिक्शन करनी ही करनी है, हम लोगों ने ड्रग्स अपनी कंट्री में आने ही नहीं देनी, तो क्या करेंगे, जो एडिक्ट्स है ना वो कोई ना कोई तरीकेकार अपनाएंगे कि भाई हमें तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक नुकसान इससे जरूर होगा ड्रग एडिक्ट्स को, शॉर्ट टर्म में उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे नुकसान
आप लोग को फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैं सोशल लेक्चर भी आप लोग को बेटे देना चाहूंगी। अगर आप लोग को पता हो कि लेट से आप लोग कहेंगे भाई ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, एडिक्शन दूर भी हो जाती है, एडिक्शन को मैनेज भी कर लिया जाता है, भाई हम अब इतने अक्लमंद हैं, हम इतने बड़े हैं कि हम अपनी एडिक्शन को भी और अपनी रियल लाइफ को भी मैनेज कर सकते हैं। तो बेटा ये रियल लाइफ में लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है, आप अपने आप को भी मैनेज कर लेते हो, घर वालों को के साथ भी आप लोग निपट लोगे, अपनी हैबिट को भी आप डेवलप कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। एक जो ड्रग एडिक्ट होता है लॉन्ग टर्म में वो अकेला रह जाता है, तो जब वो अकेला रह जाता है तो वो जवाल की तरफ जाना स्टार्ट करता है, और ये इंसान की जिंदगी का सबसे बदतर टाइम फेज होता है जिसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाना भी चाहता है। तो बिफोर इन्वॉल्विंग गेटिंग योर सेल्फ इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज, आप लोग पहले उसके लॉन्ग टर्म अंजाम के बारे में जरूर सोचना, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में हमारा सहारा कौन बनेगा। अगर ये, और हाँ एक और दूसरी बात, ये जो लोग ड्रग्स बेचते हैं ना, यूजुअली ये आप लोग को कहते हैं भी हम आपका सहारा बनेंगे, ठीक है, लेकिन ये आपका सहारा बनते नहीं है, इनको सिर्फ आप इनके सहारा होते हो, ये आपके सहारा कभी नहीं बनते। इनका पहला हथियार यही होता है, इन्होंने पहला पॉइंट ही रखना होता है कि भाई तुम करो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक और चीज मेरे जेहन में आ रही है, रिसेंटली 2-3 साल पहले, आई गेस 4 साल पहले, एक मूवी भी आई थी, वो थी आई थिंक सो, पता नहीं किसकी थी, मुझे जेहन में नहीं आ रहा, उसमें यही सेम चीज दिखाई गई थी। उसमें उसने दिखाया गया था, हीरो ये कहता है कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, जो मुझे बेचता है वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट हूँ, लेकिन उसकी हेल्थ भी ठीक है, उसकी फैमिली भी ठीक है, उसकी सब चीजें ठीक जा रही है, ऐसा क्या है, यानी कि मैं ड्रग एडिक्ट बन गया तो मैं एकदम से जवाल की तरफ चला गया, लेकिन जो मुझे बेच रहा है और जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है कि भाई देखो आई एम फिट एंड हैप्पी, आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ, लेकिन मैं भी फिट हूँ और मैं फिर भी ड्रग्स इस्तेमाल करता हूँ। तो जब उसने उसकी हिस्ट्री कंगाली और उसकी तरफ उसको चेज आउट करना स्टार्ट किया, तो पता लगा कि वो सिर्फ ड्रामे करता था कि मैं ड्रग पीता हूँ, जबकि वो ड्रग की जगह पे इनका फीम या जो कुछ था उसको वो सेंस करता था, उसकी जगह पे नमक को सेंस करता था, यानी कि दूसरों को दिखाता ये था कि मैं ड्रग खा रहा हूँ, लेकिन असल में वो नमक खा रहा होता था। तो बेसिकली ये सारे के सारे इनके टैक्टिक्स होते हैं, आप जैसे टीनेजर्स को, आप जैसे कम उम्र को जिनकी अक्लें कच्ची होती हैं, उनको अपने साथ इन बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व करने के। तो इससे क्या होता है कि आपका नुकसान भी होता है, आपसे जुड़े आपके रिश्तों का नुकसान, आपकी फैमिली का नुकसान भी होता है। तो बेहतर है कि गवर्नमेंट तो कोशिश करती रहेगी, लेकिन इन नुकसानात से बचने के लिए कुछ हमें अपने ऊपर सेल्फ रेगुलेशंस भी लगाने पड़ेंगे, तो उस तरफ भी मूव करें। तो आपका इलास्टिसिटी का टॉपिक आज यहाँ पर एंड होता है। इसी टॉपिक के साथ, इसी इलास्टिसिटी के रियल लाइफ वर्जन के साथ और साथ में एक एडवाइस के साथ कि अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, ठीक है। आप लोग के घर वालों का हक भी आप लोगों के ऊपर उतना ही है जितना आपका हक उनके ऊपर है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोग को इस पे कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझसे अभी के लिए पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के माइक्स अनम्यूट कर दूंगी, ठीक हो गया। और बाकी इंशाल्लाह ताला आज की तारीख में आप लोग को इसकी यूट्यूब लिंक्स भी मिल जाएंगी, आज के लेक्चर की भी और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर की भी। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसकी एक ना मैं आप लोग को डायग्राम भी दिखाती जाऊँ कि कुछ किस तरीके से थी। माइक्स में थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करूंगी आप लोगों के, ठीक हो जी बेटे। मैं आप लोग को एक दफा ये दिखा दूं ताकि आप लोग की कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये देखिए, ड्रग इंट्रोडक्शन जब की गवर्नमेंट ने, सप्लाई कम की तरफ चली गई, यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, और उससे क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला, उससे प्राइस जो थी नीचे थी वो हायर होगी। लेकिन अगर ड्रग एजुकेशन दे दी जाए, ड्रग एजुकेशन देने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो डिमांड है उसकी खातिर जो डिमांड यहाँ पे थी, यानी कि ये देखिए मैं आप लोग को शो भी कर देती हूँ, पहले आप लोग की डिमांड यहाँ पे थी, इंटरडिक्शन की वजह से क्या होता है, आपकी डिमांड में कमी आती है, लेकिन ज्यादा कमी नहीं आती। लेकिन अगर आप लोग को ड्रग एजुकेशन दे दी जाए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, आप लोग को अवेयर कर दिया जाए कि इसका अंजाम क्या होना है, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिमांड कर्व है आपकी डिमांड में कमी आना शुरू हो जाएगी, और जब जब किसी कर्व में कमी आती है तो किस तरफ को शिफ्ट करता है, वो शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट की तरफ। यानी कि अब सप्लायर्स को कंट्रोल किसके साथ किया जा रहा है, डिमांड वालों के साथ, यानी कि जो लोग चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, उनको एजुकेट करके, उनको अवेयर करके उनका डिमांड को पीछे की तरफ लाया जा रहा है। अब जैसे ही डिमांड का पीछे शिफ्ट हुआ, सप्लाई और डिमांड ने एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया। इससे क्या हुआ कि आप लोगों की डिमांड में भी कमी आई, और ये जो प्राइसेस है उसको जो यानी कि P2 और P1 की तरफ थी, उसने भी आहिस्ता आहिस्ता तरीके से आप लोगों के इफेक्ट करना शुरू कर दिया। या आई थिंक सो किससे गलती से लग गया है, या आप लोग